अभी बिहार पीसीएस ने रिजल्ट दिया है, उसमें हिंदी साहित्य का जो अंक है इनका 71%। तो इनसे मिलाने का बस एक ही मकसद था कि हिंदी साहित्य का जो हाईएस्ट अंक लाने वाले व्यक्ति हैं, इन्होंने कैसे लिखा होगा, 71% मार्क्स लाया है। और जीएस में भी अच्छा लाया है, मोर देन 60% अंक लाया है। ये विकेश कुमार जी हैं और आपसे पहले वाले बैच में रहे हैं, तो इनसे पूछिए कि कहाँ बैठते थे, है ना, इस क्लास में कहाँ बैठते थे, कैसे पढ़ाई करते थे, कैसे इतना अच्छा अंक आ गया। और एक तो जो इनकी खूबी मैं बता दूं कि हैंडराइटिंग बहुत ही शानदार है ना, तो इनसे वो भी पूछिए कि कैसे बनाई जाए। हाँ, हैंडराइटिंग कैसे सुंदर, वर्तनी की शुद्धता बहुत ही अच्छी, हैंडराइटिंग अच्छी, लिखने का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो इनोवेशन है लिखने के स्तर पर, तो ये सब चीज़ें रही हैं विकेश जी में। और अभी तो इनका पहला पड़ाव है, हम निश्चित रूप से इनको देखेंगे सिविल सेवा में भी, इस साल आप देखिएगा इनको, है ना। विकेश जी बहुत ही, तो इनसे जानिए कि आखिर जनरल स्टडीज़ कैसे पढ़े और हिंदी कैसे इन्होंने 71% लाया, और सिविल के लिए क्या कर रहे हैं अभी, है ना। गुड इवनिंग, मेरा नाम विकेश कुमार सिंह है और मैं बिहार बक्सर से रहने वाला हूं। और सर ने जैसा बताया कि मेरे 212 नंबर हैं आउट ऑफ 300। और पिछले वाले बीपीएससी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ एलएसडब्ल्यू, क्योंकि 2 पेपर था पहले। उस वाले में भी मेरा 75% था हिंदी में, 292 आउट ऑफ 400। तो हिंदी साहित्य ठीक है, आप लोग पूछ सकते हैं जो भी पूछना है। वर्तनी के लिए तो सबसे पहले कोई आप स्टैंडर्ड कोई न्यूज़पेपर ले लीजिए, या फिर कोई भी वेनी मैगजीन, न्यूज़पेपर ही लीजिए, मैगजीन्स में अशुद्धियाँ रहती है और उसको पढ़िए अच्छे से। जैसे कहाँ अशुद्धियाँ कहाँ होती है आपकी, ये एक तो रेफ में होती होगी ज़्यादातर, या फिर हर्षिकार या दीर्घिकार में, तो उसको देखिए। और राइटिंग टेस्ट देते हैं, लिखते हैं घर पर आंसर्स, तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो सही हो जाएगी। बस ध्यान दीजिए, वो सही हो जाएगी। वर्तनी ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट इशू नहीं है ज़्यादा। और वर्तनी की अशुद्धि केवल हिंदी साहित्य के लिए नहीं है, बाकी विषयों में भी वो घाटा करता है। ऐसा नहीं कि हिंदी साहित्य है तो वर्तनी यही शुद्ध होनी चाहिए, वो जीएस में भी उतनी मतलब दिक्कत करती है। नहीं, सिरोरेखा देनी चाहिए, अच्छा लगता है वर्तनी से, वो हैंड राइटिंग अच्छी लगेगी, सिरोरेखा लगानी चाहिए। वो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने भी कहा है कि सिरोरेखा लगानी चाहिए। ग्रेजुएशन में आपका क्या रहा सब्जेक्ट? मेरा ग्रेजुएशन हिस्ट्री से हुआ है, पीजी भी मेरा हिस्ट्री है और नेट जेआरएफ भी मेरा हिस्ट्री से है। हिंदी आप नहीं रखे? हिंदी के लिए मैं देना चाहूँगा मेरे बड़े भाई IRPS जयप्रकाश सिंह, हाँ, तो उनका श्रेय है, क्योंकि उनका भी हिंदी साहित्य था और मैंने उनसे इंस्पायर होकर हिंदी साहित्य लिया था। 2016 में आया था दिल्ली, तो अभी हूँ मैं यहाँ पर। तो हिंदी साहित्य आपने सर कितने दिन पढ़ा होगा, मतलब एग्जाम के हिसाब से अगर देखा जाए तो? देखिए, क्लासेस तो मैंने पूरी करी थी 6 महीने, ठीक है। और एग्ज़ाम के लिए मैं टेस्ट लिखता रहा हूँ, ऐसा कुछ टेन्योर है नहीं, पढ़ता रहा हूँ मैं हमेशा हिंदी। और सबसे बड़ी बात, टेस्ट मैं देता रहा हूँ। टेस्ट आप लोग दीजिए, टेस्ट देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और या तो जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस पेपर ईयर्स के, वो बनाइए और बना के चेक करवाइए, लिखने से कुछ नहीं होगा। सर तो हैं ही अवेलेबल। तो जो आंसर राइटिंग होती है सर, वो कितनी मानक होनी चाहिए, या कहीं कहीं उतार चढ़ाव हो जाए लिखने में? देखिए, आंसर तो मानक होना ही चाहिए, पहली बात। और उतार चढ़ाव, जैसे आप कबीर लिखते हैं, एक्चुअली मैं कबीर से बहुत डरता हूँ, पहले बता देता हूँ। कबीर से मैं बहुत डरता हूँ। 71। हाँ, नहीं, कबीर से डरता हूँ मैं। कबीर को जैसा कि छोड़ देता हूँ, अगर कबीर के विकल्प में अगर तुलसी आ गया तो मैं तुलसी को लिख देता हूँ। कबीर भी अच्छा है, सभी बताते हैं कि बहुत अच्छा लिखते हो तुम कबीर, लेकिन मैं कबीर से इंटरनली बहुत डरता हूँ, जल्दी छूता नहीं हूँ कबीर को, ठीक है। लेकिन कबीर के बदले तुलसी लिख देता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब, तो जहाँ जहाँ कहीं उतार चढ़ाव हो सकता है। जैसे कबीर है, थोड़े से बहुत डाइवर्स है, और कंटेम्प्रेरी मतलब बहुत ज़्यादा वो रेलेवेंट हैं, प्रासंगिक हैं, तो कबीर में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी ऐसा कोई इशू तो नहीं है जहाँ दिक्कत हो हिंदी में। और पहला पेपर तो बिल्कुल टेक्निकल है, तो एकदम मतलब समझ के देख लीजिए सबको। पहले पेपर में ही ज़्यादा नंबर आ सकते हैं आपके, यूपीएससी में भी। भाषा विज्ञान की बात कर रहा हूँ, भाषा विज्ञान और जो साहित्य का इतिहास है वो।
तो उसमें आप मतलब जो भी है देवनागरी लिपि से लेके या पाली प्राकृत अपभ्रंश सबको टेक्निकली रटने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना है, रटना नहीं है, ध्यान में रखना है। जैसे 9 हो गए फिर 12 हो गए 16 ऐसे करके, बस रटना नहीं है, दिमाग में से रखना है, ठीक है। सर जैसे नए नए वर्ड आ जाते तो पता नहीं चलता ये क्या पूछना चाह रहे हैं। जैसे कुछ बताइए। प्रशस्तिगत विशेषता अगर आगे तो सामान्य विशेषताएं उस समय की, इतना घबराना नहीं है, विशेषता पूछ रहा है बस। जैसे ये भक्ति काल का आई थिंक पूछा होगा शायद कुछ, हाँ। तो प्रशस्तिगत क्या मतलब, सामान्य विशेषता पूछ रहा है। विशेषता भी अगर पूछेगा तो आप वही लिखेंगे जो भक्ति काल में है, ऐसा तो नहीं कि वहाँ रीति काल लिखेंगे। थोड़ी तुलना करनी होती है पिछले से। जैसे भक्ति काल में आधे जो टैलेंट है वो आदिकाल से मैच करते हैं, जैसे नाथ वाला और सिद्ध वाला, तो वहाँ से थोड़ी तुलना कर सकते हैं क्योंकि नाथों और सिद्धों का प्रभाव थोड़ा है कबीर पर, तो वहाँ से तुलना कर दीजिए, आपकी राइटिंग बस सबसे बेस्ट हो जाएगा आंसर। और मेरे आंसर में सबसे बड़ी बात है कि मैं तुलना बहुत ज़्यादा करता था, बहुत ज़्यादा। मतलब पहला इंट्रोडक्शन दिया, जैसे आंसर्स कोई भी क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन दिया, फिर मेन ट्रेट लिखा, उसके बाद सीधा तुलना, भारतेंदु हरिश्चंद्र की तुलना सीधा इधर तुलसी से, कबीर से, उसके नीचे भी। तो ये आप कीजिए। कंटेम्प्रेरी में आप ले राजेंद्र यादव को ले लीजिए, आधुनिक कहानी में, या फिर कोई भी एनीबडी, श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी, कोई भी, मतलब ऐसा नहीं है कि सिलेबस है तो बस उतना ही है। बाकी लोगों के बारे में भी जानिए, राग दरबारी सिलेबस में नहीं है लेकिन इनके बारे में भी जानिए। कुछ क्वेश्चन आया था 2014 में, होरी नाटक गोदान अगर नाटक की तरह लिखा जाता तो क्या क्या चेंजेस किए जाते। हुआ क्या था कि उस टाइम विष्णु प्रभाकर सर ने होरी नाटक नाम से लिखा था गोदान को, पतली से एकदम पतली किताब है गोदान। अगर किसी को पढ़ने में ज़्यादा समस्या है तो होरी नाटक पढ़ के गोदान के बारे में जान सकता है। मुझे लगता है 50-55 पेज का है वो नाटक, तो उसको पढ़ के जान लीजिए। तो वहाँ नाटक के जो भी तथ्य हैं, जो भी विशेषता है, उपन्यास में क्या क्या विशेषता है, कैसे चेंजेस होते हैं, वो आप लिख दीजिए। तुलना करना बस सीखिए, तुलना करना बहुत ज़रूरी है। तुलना से मार्क्स अच्छे मिलेंगे, वो जाने या कि हाँ नहीं, लड़के का दृष्टिकोण काफ़ी वो ब्रॉड है। ये एवरेज कितने वर्ड सर आपने लिखे एक क्वेश्चन के लिए? बिहार में तो शब्द सीमा है नहीं, तो आई थिंक 800 वर्ड होगा मेरा। 800? हाँ क्वेश्चन, हाँ शब्द सीमा नहीं है इसलिए। यूपीएससी का आंसर मैं बहुत कंसाइज लिखता हूँ। 150 है तो मैं 130 में निपट जाता हूँ, 200-250 हैं तो 200 में निपट जाता हूँ। बिहार में शब्द सीमा नहीं है, उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है उस शब्द सीमा को बढ़ाने के लिए। बेफालतू का भी मैंने लिखा है। सही बात है क्या कि जितना ज़्यादा नंबर लिखने से उतना ही ज़्यादा नंबर मिलता है यूपीएससी में? देखिए एक मनोवैज्ञानिक भी है थोड़ा सा, कि अगर मैंने अगर मान लीजिए 3 पेज लिखा है, वही आंसर कंसाइज करके लिख दिया है, वही आंसर आपने अगर 6 पेज लिखा है, मुझे मिले अगर मान लीजिए 50 नंबर का क्वेश्चन है, 30 मार्क्स मिले 3 पेज पर, मैंने लिखा है अच्छा, लेकिन वो क्या होगा कि 30 नंबर आपको भी देगा, लेकिन बाकी 3 पेज के लिए आपको 6 नंबर दे देगा वो, अगर 36 ही देना होगा उसको। तो मनोवैज्ञानिक है ये। भाषा अगर तत्सम थोड़ी हो वो ज़्यादा बेहतर है या फिर सामान्य फ्लो? देखिए तत्सम में हिंदी साहित्य में थोड़ा चल जाता है, जीएस में थोड़ी मुश्किल हो जाएगा। जीएस में इस चीज़ से बचिए, हिंदी माध्यम में सबसे बड़ी समस्या है ये तत्सम वाली, भारी भारी वर्ड। जैसे हमारे एक यूपी के मित्र हैं, वो लिख देते हैं लास्ट में इतिहास में विश्लेषणों उपरांत, रसोद्घाटनों उपरांत, तो ये सब काट देंगे वो तुरंत। तो इस तरह की चीज़ों से बचिए आप लोग, ये थोड़ी समस्या करेगी। तत्सम शब्द लाने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, जो भी फ्लो में चल रहा है ऐसा कुछ तो होगा नहीं तत्सम, मेरे ख्याल से कबीर में तो आएगा नहीं, और बाकी तत्सम आएगा आपको मॉडर्न में ही आएगा। देना होता है वहाँ कुछ वर्ड, हाँ जहाँ अगर लग रहा है देने का तो दे दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे की तैयारी कैसे करें? ऐसे तो सर लिखना पड़ेगा आपको, कोई भी टॉपिक ले लीजिए, भ्रष्टाचार या फिर कोई भी आजकल फिलोसफिकल जो अप्रोच का ऐसे आ रहा है यूपीएससी में खासकर, तो लिख आप क्या सोचते हैं अपने जीवन के बारे में भी तो कोई फिलोसफी होगी आपकी, मैं क्या करना चाहता हूँ। जैसे कभी कभी लिखा, जब मैं बीएचयू में था लॉ फैकल्टी में, तो लिख आया था मैं करना चाहता हूँ, तो लिखा था, मैं वहाँ का टॉपर था लेख का। मेरी जो फिलोसफी है कि मैं क्या करना चाहता हूँ वो आप लिख डालिए ना। आप अपने बारे में जो सोचते हैं, निगेटिव सोचते हैं तो गलत है। फिर आप अपने बारे में निगेटिव सोच रहे हैं तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है कि क्या मैं कर सकता हूँ और मैं नहीं करूँगा, यार बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। तो ये सब दिक्कत की बात है। पॉजिटिव रहिए हमेशा, एकदम ऊर्जा से भरा रहिए, एकदम एनर्जी रही है अंदर में, तो उससे अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और जीएस के मेरे मार्क्स थे, GS2 में था 177 आउट ऑफ 300, और GS फर्स्ट में था ओनली 135 300 में, लेकिन मैंने पेपर किया था ओनली 220 का। स्टेट मैंने छोड़ दिया था, एक्चुअली छूट गया था क्योंकि पहली बार इन्होंने 38 मार्क्स का क्वेश्चन दिया था, तो उसको लेकर स्ट्रेटजी मेरी बन नहीं पाई पेपर फर्स्ट में,
इसलिए 135 का ही मतलब हो सका, 220 का पेपर मैंने किया। और इंटरव्यू के मार्क्स हैं मेरे 72, वो 120 में है, 120। रैंक मेरी है 403 और रेवेन्यू में है 42, रेवेन्यू सर्विसेज में। ग्रेजुएशन कहाँ से किए थे सर? मैं ग्रेजुएशन मैंने किया है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस BHU से। यूपीएससी के साथ स्टेट लेवल के जो एग्जाम तो उसमें हिंदी साहित्य का सिलेबस थोड़ा अलग होता है, तो आप उसमें कैसे समझ? पहले तो आप यूपीएससी की अगर क्लासेस करें तो कर लीजिए, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और यूपीएससी का सिलेबस इतना ब्रॉड है कि कोई स्टेट पीसीएस का सिलेबस उससे कम ही है, सबसे ब्रॉड है। 12 कभी आई थिंक पढ़ने हैं यूपीएससी में, बिहार में 12 6 ही होंगे आई थिंक, 6 भी नहीं होंगे, कम ही होंगे। और थोड़ा सा आप बिहार में क्या पढ़ना है, अयोध्या कांड पढ़ना है, इधर सुंदरकांड पढ़ना है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। बस तुलना को ध्यान में रखिए आप लोग, पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको। कवि वही है, कवि तो वही है ना, कवि चेंज नहीं है, दोनों सिलेबस में कवि वही है, इसलिए मेन जो फोकस है वो कवि पर ही रखिए आप लोग। बाकी जो कॉन्टेक्स्ट पढ़ना है, टेक्स्ट जो पढ़ना है हमको, किताब सीधा अयोध्या कांड उधर सुंदरकांड या फिर उत्तरकांड जो पढ़ना है, तो वो कॉन्टेक्स्ट बस चेंज हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। इसलिए ऐसा नहीं दिमाग में बनाना है कि पीसीएस की अलग से कोई तैयारी करनी पड़ती है, नहीं। सर जो इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जैसे आप माने बक्सर से हैं, तो बक्सर से विश्वामित्र नगरी है, तो उस रिलेटेड उस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन बक्सर से कुछ सवाल ही नहीं पूछा गया दोस्त। वैसा इंटरव्यू में घुमाता नहीं है लोग सर? आप पूछ सकते हैं, पूछा गया है, बाकी लोगों से पूछा गया है, पटना से जो थे उनके बारे में पूछा गया, मौर्यन पीरियड का या फिर जो भी था गुप्ता पीरियड का। मुझसे नहीं पूछा गया बक्सर के बारे में। मुझसे इतिहास के बारे में पूछा गया, अकबर की धार्मिक नीति, शेरशाह के बारे में, फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में, बैंकिंग धोखाधड़ी उस समय हुई थी, नीरव मोदी साहब भाग गए थे तो वो पूछा गया। उसके बाद जब पता चला कि हिंदी साहित्य ऑप्शनल है तो पूरा 40 मिनट का इंटरव्यू हिंदी साहित्य पे चला गया। मैलांचल, गोदान, फिर चंपू साहित्य क्या है, फिर प्रेमचंद के 2-3 कोट थे, उन्होंने बताया किस नॉवेल से हैं। तो इसमें सर ज़्यादा रिसर्च लेवल क्वेश्चन नहीं पूछता है? कुछ नहीं, इंटरव्यू तो बातचीत करेंगे, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा जानकार तो होते नहीं है। सबसे पहली बात दिमाग में बना लीजिए, पहली बात दिमाग में, आपसे ज़्यादा जानकार नहीं है। आपके ऑप्शनल में तो कम से कम नहीं है, उनको वही आता है जो सामान्य जानकारी मार्केट में रहती है। प्रेमचंद के बारे में सब लोग जानते हैं, मैं 4th क्लास से प्रेमचंद को जानता हूँ, तो सब लोग जानते हैं उतना। अब ईदगाह कहानी बच्चों सबने पढ़ी होगी, तो ये सब 2-3 चीज़ें हैं, वो ईदगाह के बारे में पूछ देंगे, तो सामान्य जानकारी पूछते हैं, इतना कुछ है नहीं। चंपू साहित्य बचपन में मैंने पढ़ा था, गीत गोविंद जयदेव का चंपू साहित्य है, गद्र पद दोनों में लिखा जाता है, बस हो गया, इससे ज़्यादा क्या पूछेंगे। गीत गोविंद की पंक्ति अगर पूछ रहे हैं तो सर नहीं आता है, बात खत्म। गीत गोविंद पढ़ने तो गए नहीं हम। पूछा गया था ये क्वेश्चन मुझसे, तो मैंने कहा था कि सर दोनों विषयों के प्रति मेरा झुकाव समान रहा है, और ग्रेजुएशन में मेरी हिंदी थी एक पेपर, तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चंस बने नहीं। मैंने बोला कि सर इस विषय को लेकर मेरी सहजता ज़्यादा है इतिहास के कंपैरिजन में। तो उन्होंने पूछा कि नेट जा रहा भी तुम इतिहास हो, फिर सहजता कैसे? मैंने कहा सहजता क्या है सर? तो फिर उन्होंने नहीं, हमारे तो मैं पूछा नहीं सवाल उन्होंने, लेकिन हमारे BHU में क्या था कि जिस विषय में परसेंटेज ज़्यादा आते तो वही ग्रेजुएशन में वो आपको मिलता था ऑनर्स पेपर, तो इससे मैं बच जाता, लेकिन वो पूछ सकते थे प्रश्न। जहाँ सर ऑप्शन अवेलेबल है फिर भी नहीं लिया गया तो कहाँ? तो फिर तो लपेट देगा ना। क्या हुआ? नहीं सॉरी, जहाँ ऑप्शन अवेलेबल है जो अभी हिंदी ऑप्शन है फिर भी नहीं लिया, इसमें मेरा सर मैथ्स ऑनर्स था, बोलेंगे हिंदी से क्यों कर रहे हो, तो सर काफी बुरा है। बोल दीजिए कि सर मैथ भी उतना ही वैज्ञानिक है जितना हिंदी। हिंदी में भी आप मैथ्स में जो भी पढ़ते हैं, साइन कॉस थीटा जो भी है आपका कैलकुलस, हिंदी में भी आप विचारधारा पढ़ते हैं। समाज को समझने के लिए हिंदी ज़्यादा बेहतर है मैथ के कंपैरिजन में, तो बस इसलिए हमने मैथ लिया। और हम एक सिविल सेवक बनना चाहता हूँ, मैं समाज में काम करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने हिंदी साहित्य लिया। मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य लेकर मैं ज़्यादा अपने व्यक्तित्व को डेवलप कर सकता हूँ बस, और व्यक्तित्व ही डेवलप करना है, वहाँ तो PI ही है, पर्सनल इंटरव्यू। तो समाज के लिए साहित्य लेकर सब्जेक्ट लेकर अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आप प्रशासन में जा रहे हैं और समाज में आप साहित्य के माध्यम से क्या परिवर्तन करना चाहेंगे या क्यों वरीयता देते हैं तो फिर क्या आंसर रहेगा? आंसर सबसे आसान है, साहित्य इतना भरा पूरा है। गोदान का उदाहरण दे दिए कि सर कृषि की समस्या है बहुत, मैं देखता हूँ गोदान में भी समस्या थी, 1930s की जब समस्या है, और आज भी हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो सीधा सर मैं करना चाहता हूँ काम, उस समय समस्याएं नहीं बदल पाई या कोई ट्रांजिशन रहा है उस फेज का,
तो इसको लेकर दिक्कत है। मैं चाहता हूँ कि मैं बनूँ उस तरह का अधिकारी जो काम करूँ एग्रीकल्चर के लिए। या फिर बेरोजगारी की, तुलसी में बेरोजगारी है तो सर बेरोजगारी उस टाइम पर भी थी, आज भी है, क्या समस्या है, मैं उसके कोर्ट में जाना चाहता हूँ। या क्या योजना जो इम्प्लीमेंट हो रही है वो सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है, उसको लेकर आप कर दीजिए। आंसर्स बहुत घबराने वाले नहीं है, इतना कुछ नहीं पूछते हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू को लेकर बहुत पैनिक नहीं होना है, जो करना है मेंस में ही करना है। मेंस के हिंदी की वजह से ही मैं सेलेक्ट हूँ, ठीक है। जो करना है मेंस में करना है, इंटरव्यू में हो जाता है काम, बहुत मुश्किल नहीं होता है इंटरव्यू। एक सहज बन के जाएंगे एकदम नॉर्मल हो जाएगा सिलेक्शन। सर हिंदी साहित्य का जब आप आंसर लिखते हैं तो आंसर की वो स्ट्रेटजी जो आपको 50-55% से 71% का बनाती है, वो क्या स्पेशल क्वालिटीज है? पहला तो जैसे हिंदी के पेपर में आता है व्याख्या। व्याख्या मेरी मतलब जैसे सभी बोलते हैं और मुझे भी अब लगता है व्याख्या मेरी सबसे ज़बरदस्त है। मैं 10 में 8 स्कोर कर लेता हूँ व्याख्या में। तो व्याख्या बिल्कुल मैथमेटिकल है, वो एकदम मैथ्स है हिंदी। आपकी व्याख्या में आपको देखिए व्याख्या जो सर ने बताया होगा, मैं ही बता दे रहा हूँ जो मुझे लगता है। कोई भी व्याख्या बोल दीजिए, कोई है अगर तो। छोड़िए मैं ही लिख दे रहा हूँ। जैसे उत्तरकांड में है खेती ना किसान को, याद होगा आई थिंक आप लोगों को, है खेती ना किसान को भिखारी को ना भीख बली, बनी को बनी जना चाकर को चाकरी, ठीक है। सीधे मान सोच बस। तो इसमें सबसे पहले तो आपको ये संदर्भ प्रसंग देना है, एकदम एकदम लिख दीजिए एग्जाम में कि हाँ संदर्भ में दे रही हूँ या दे रहा हूँ। एकदम पहले अगर शुरू में लिखना है तो संदर्भ लिख दीजिए, ठीक है, कि क्या है, किसने लिखा है। और अगर याद नहीं है कि उत्तरकांड में है तो बस तुलसी लिख के निकल जाइएगा। गलती मत कीजिएगा कि नहीं मैं जानती हूँ बहुत अयोध्या कांड से था ये, ऐसा नहीं लिखना है। तुलसी, हाँ मुझे पता है तुलसी का है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है कवि को पहचानने में, और मुझे लगता है कि सबसे आसान यही होता है, इसमें नहीं घबराना है, क्योंकि हर एक कवि की भाषा बिल्कुल अलग अलग है। कबीर में दिक्कत हो सकती है आपको, क्योंकि पचमेल खिचड़ी है कबीर, एकदम सारी भाषाएं बोलते हैं। कबीर में दिक्कत हो सकती है, बाकी कहीं दिक्कत नहीं होगी आपको। बिहारी में भी नहीं होगी, ना तुलसी में होगी, कहीं दिक्कत नहीं होगी। कबीर में हो सकती है थोड़ा सा, लेकिन वो भी पकड़े जाते हैं कबीर, इतना समस्या नहीं है कबीर में। संदर्भ लिखिए, उसके बाद फिर इसका प्रसंग लिख दीजिए, क्यों तुलसी ने ऐसा कहा, ठीक है। उसके बाद प्रसंग में ही जो इसका सामान्य अर्थ है कि क्या कह रहा है, मतलब दोहे का अर्थ क्या है, ठीक है, दोहे का अर्थ लिख दीजिए। फिर उसके बाद आता है आपको विशेष अर्थ, जिसको आप लोग भावार्थ करते हैं। इसमें आपको बताइए क्या लिखते हैं आप लोग, पहले आप लोग बताइए क्या लिखेंगे। एक जो जिस बड़े विचार को लेकर लिखा क्या कवि चल रहा है, उससे जो पर्टिकुलर पैरा जो दिया हुआ है उसका क्या रिलेशन है? उसमें हाँ मतलब क्यों तुलसीदास ने यही क्यों कह दिया, और भी कुछ कह सकते थे ना, बेरोजगारी को मतलब उतना क्यों उन्होंने फोकस कर दिया। ठीक है, और जातिगत भेदभाव भी था, उस कारण ही बेरोजगार। वो तो फिर अलग आ जाएगा, जातिगत भेदभाव भी ठीक है। तो मध्यकाल का स्थिति बता देना पहले, कि तुलसीदास जी एकदम मध्यकाल को अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि कवि का ट्रेट आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। मध्यकाल की स्थिति बताइए और शासन बता दीजिए कैसा था, ठीक है। अराजक स्थिति थी, बेरोजगारी थी वहाँ पर, और ये बेरोजगारी वहीं थमी नहीं, आगे भी गई है। फिर भारतेंदु का उदाहरण दे दीजिए, 3 बुलावे 13 आवे, तो वो हो गया एक भारतेंदु का। फिर बाद का करंट का अगर देना चाहते हैं तो करंट का एकदम, अगर NSO का डाटा भी जो लीक हुआ है, जो भी है बाय जो भी है, या देश में जितनी बेरोजगारी है वो लिख दीजिए आप, एकदम कंटेम्प्रेरी। ऐसा नहीं हिंदी साहित्य एकदम तुलसी ही लिखेंगे, ऐसा नहीं है। एकदम डाल दीजिए कि प्रेजेंट में भी NSO का डाटा है, अभी भी है बेरोजगारी, अभी भी स्थिति संभली नहीं है, क्या उसके बाद निष्कर्ष में क्या करने की ज़रूरत है, भारत को कैसा बनाएं हम, तो उसमें भी लिख दीजिए कि स्टार्टअप इंडिया या स्किल इंडिया से काम चल रहा है, बेरोजगारी मिटेगी। लेकिन तुलसीदास वहाँ भी चिंतित थे, आज भी भारत का किसान या फिर जो बेरोजगार वर्ग है वो भी युवा वर्ग चिंतित है। मतलब आपको दिखाना है कि नहीं आप समझ रहे हैं बात को, आप जोड़ पा रहे हैं, आज को और कल से जोड़ पा रहे हैं। बस किसी भी व्याख्या में यही करना है। सबसे ज़्यादा समस्या होगी जयशंकर प्रसाद में आप लोगों को, कमायनी है थोड़ा सा परेशान करने वाला। व्याख्या मैक्सिमम कितने वर्ड्स की लिख सकते हैं? व्याख्या मैंने 3-3 पेज में लिखी थी, तो काफ़ी व्याख्या बड़ी आती है, वहाँ लिख सकते हैं 3 पेज आप, करीबन 6 या 7 लाइन का वो रहता है दुआ। तो सिविल सेवा में छोटा रहता है व्याख्या, तो 4-5 लाइन का रहता है। जैसे गुरु की वाणी है कबीर की, तो वो 4 लाइन की रहती है,
तो जितना छोटा होगा दोहा उतना छोटा व्याख्या होगा। सिविल में तो एक पेज में निपट जाएगा, सिविल में समस्या नहीं है ज़्यादा। बस सिविल में समस्या ये होती है कि आंसर्स आप सब लिख नहीं पाएंगे, बहुत चैलेंजिंग है। अभी मैं टेस्ट दे रहा हूँ, 20 क्वेश्चन नहीं लिख पाता हूँ ऑनेस्टली। 18 साढ़े 18 में कलम ख़त्म, टाइम ख़त्म। तो ये लिखना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है बिना लिखे। राइटिंग भी सही नहीं आ पाती है, टाइम वो थोड़ी सी बिगड़ जाती है, जैसे मेरी राइटिंग सब तारीफ कर रहे थे तो वो वहाँ भी बिगड़ जाती है, थोड़ी सी ढुलमुल हो जाती है। तो ये 3 घंटे वाला थोड़ा सा कीजिए आप लोग, क्योंकि समय प्रबंधन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। समय प्रबंधन ही नहीं हुआ तो वो स्टेट गड़बड़ हो गया मेरा। व्याख्या के अलावा जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो क्या व्याख्या के अलावा जैसे कोई क्वेश्चन बताइए, एनी क्वेश्चंस कुछ भी। कल हम लोगों ने पढ़ा है कि कवितावली में तत्कालीन समाज का बहुत चलिए वो सामाजिक आर्थिक का क्या स्वरूप ऐसा करके कुछ है ना। तो जैसे कवितावली पहले बता दीजिए कि कवितावली क्या है। 50 शब्द में काफ़ी है, उससे ज़्यादा नहीं। कवितावली क्या है, उसके बाद किसने लिखा है, ठीक है, और कब की है, 15वीं 16वीं 17वीं, और किस भाषा में है। भाषा लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप याद रखिएगा। किसी भी दोहे में उसकी भाषा ज़रूर लिखनी है। अवधि में है तो अवधि में, ब्रज में है तो ब्रज में, और नहीं पकड़ना है तो नहीं लिखना है। ऐसा नहीं कि मतलब विद्वान बन जाना है, नहीं ब्रज में हम जानते हैं तुम नहीं जानते हो। नहीं आता है तो नहीं लिखना है, अरे आता है तो एकदम श्योर लिख देना है, क्योंकि वो जानेगा नहीं। लड़कियों को समझ है, भाषा की पकड़ है। हिंदी साहित्य ले रहे हो तो भाषा तो लिखना ही चाहिए। ये हो गया एक, ठीक है। उसके बाद फिर कवितावली में अगर जैसे जैसे पूछा है आर्थिक सामाजिक राजनीतिक जो भी बता रही हैं आप, तो आर्थिक का पहले अब उठा लीजिए जो भी है कि तुलसीदास ने आर्थिक में क्या कहा, ठीक है। आर्थिक में बेरोजगारी से उठा लीजिए, खेती वाला उठा लीजिए, एक एक लिखते जाइए तुलसीदास के बारे में, तुलसीदास ने क्या क्या कहा है, और एक एक दोहा। और दोहा की पूरी पंक्ति नहीं लिखनी है, जितनी आती है उतनी। ऐसा नहीं कि 6 लाइन लिख रहे हैं खेती ना किसान को, 2 लाइन लिख के ख़त्म कर देना है। फिर उसके बाद और भी कोई अर्थ वाला जो भी याद हो आपको वो एक और डाल देना है, और एक तुलना, और तुलना करनी है, ये नहीं भूलना है, तुलना बिल्कुल करनी है। यहाँ भारतेंदु का तुलना कर दीजिए। फिर राजनीतिक वाला है तो राजनीतिक वाले में फिर आप लिख दीजिए, जैसे कोई भी दोहा बताइए, आई थिंक राजा वाला है तो राजा वाला आप कर दीजिए तुलसीदास का। फिर उसका तुलना आप कर दीजिए भारतेंदु से, या फिर पीछे चले जाइए कबीर में। तुलना बस ऐसा नहीं है कि आगे से ही तुलना करना है, पीछे से भी कर सकती हैं आप तुलना। आप कहीं से कर सकते हैं, कंटेम्प्रेरी भी कर सकती हैं, इंग्लिश में भी वहाँ तुलना दे सकती हैं। मैंने मेक इन इंडिया तक का वो लिख दिया था इंग्लिश में, तो इंग्लिश में कर सकती हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है हिंदी साहित्य में। एक तुलना। फिर अगर राजनीतिक हो गया, सामाजिक है तो समाज पर तो काफ़ी लिखा है, कबीर ने भी तुलसी ने भी। तो समाज में तुलसी और कबीर की तुलना ज़्यादा प्रयास कीजिएगा, क्योंकि दोनों को समाज की सबसे अच्छी समझ थी, उससे अच्छी समझ अभी भी नहीं है किसी के पास। तो वो तुलना कीजिए तो हो जाएगा आराम से। उसका फिर निष्कर्ष लिखिए। और फिर समकालीन में अगर कोई स्थिति है ऐसी, प्रेजेंट टाइम में अगर 1950s के बाद समकालीन कहानी है या फिर आधुनिक कहानी है, उससे अगर कोई राइटर का नाम अगर आपको याद आ रहा है तो उससे 2-4 लिख दीजिए। जैसे आधे अधूरे उनका मोहन राकेश का, तो वहाँ से तुलना कर दीजिए कि शहर के जो शहरी कल्चर है, शहरी विसंगति है, मध्यम वर्गीय परिवार का रोष है, वो सब दिखता है, तो तुलना कर देना है। काफ़ी अच्छा बड़ा आंसर हो जाएगा। सर जैसे ये जो हम आंसर लिखते हैं तो आपने ये सब हेडिंग दी आर्थिक, फिर देना नहीं, सब हेडिंग नहीं देना है, नहीं पैरा मैंने पैरा में लिखा है, सब हेडिंग नहीं, मैं जैसे बताने के लिए बोल रहा हूँ, पैरा यूज करना है। सब हेडिंग डालने से तो ऐसा लगता है कि फ्लो टूट रहा है आंसर। सब हेडिंग नहीं डालना चाहिए। बिहार में चलता है सब हेडिंग थोड़ा बहुत, यूपीएससी में तो बिल्कुल नहीं चलता है। पॉइंट, बुलेट पॉइंट कर सकती है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो बुलेट पॉइंट में लिख सकती हैं, हाँ ऐसे 1-2 करके, कभी कभी, हमेशा नहीं। यूपीएससी तो पैरा ही मानेगी। जीएस के लिए पेपर फर्स्ट का तो आई थिंक पहला पोर्शन तो सबको तैयार होना चाहिए। आई थिंक हिस्ट्री एंड कल्चर है, इसमें तो सवाल काफ़ी वो हैं सीधे सीधे। इसमें समस्या अगर किसी को है तो बताइए। मौर्यन और पाल और पटना, ये तो एक क्वेश्चन बिहार के लिए तो फिक्स है, एक क्वेश्चन तो ये तो पढ़ने वाला है। इसमें भी अगर हाँ, तो एक बात याद रखिए, आंसर्स में कंपैरिजन करना सीख लीजिए। सबसे पहला मौर्यन है तो अगर मौर्यन के बाद अगर आ रहा है पाल कला तो आप बिल्कुल तुलना कर दीजिए पीछे से। पाल कला में कुछ प्रक्रियाएं मौर्य से छरित भी हुई हैं, पाल कला मौर्य कला से ज़्यादा समृद्ध नहीं थी, ठीक है। या फिर मौर्यन कला करना है तो सिंधु सभ्यता से कर दीजिए। ऐसे जो भी पीछे में है, इतिहास पीछे से आगे चलता है तो पीछे से
पटना कलम में आप दे सकते हैं जो भी अंग्रेज वो थे चित्रकार, उसका लिख सकते हैं आप। मुगल काल का लिख सकते हैं क्या? मुगल काल का भी लिख सकते हैं। मुगल कालीन पीरियड का ही है पटना कलम। मुगल काल से वहाँ वो जब डायनेस्टी जब डाउनफॉल में चली गई तब से वो शुरू हुआ है, जब चित्रकार इधर उधर जाने लगे पटना या फिर अदर मतलब जगहों पर। से अंग्रेज आए तो हाँ, तो हिस्ट्री में दिक्कत नहीं होगी। हाँ, सेकंड है वो करंट। सर तो तीनों सिलेबस में है कि सर अंडरस्टूड है कि तीनों में ये 3 ही सिलेबस में है। ऐसे मधुबनी पेंटिंग में लोग पढ़ते हैं, लेकिन अब हो सकता है दे, लेकिन अभी सिलेबस में नहीं है मधुबनी पेंटिंग। ये 3 ही है अभी। बाकी गांधी का सत्याग्रह होगा, भारत छोड़ो होगा। मतलब हिस्ट्री तो काफ़ी स्टैटिक है, बिल्कुल डायनेमिक नहीं है। भी है जनजाति में, हाँ, तो एकदम स्टैटिक है। उसमें संथाल और हाँ, तो एकदम स्टैटिक है। हिस्ट्री में परेशान नहीं होना है, एकदम स्टैटिक है हिस्ट्री, एकदम खड़ा है, एकदम हिल नहीं रहा है वो। करंट के लिए हाँ, करंट में थोड़ा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि करंट के क्वेश्चन काफ़ी परेशान करने वाले आ रहे हैं अब। इस बार उन्होंने वो एनआरसी पूछ दिया आसाम वाला। मेरे समय में उन्होंने पूछा था कि डोकलाम गतिरोध क्या है, भारत अपने राजनयिक स्तर पर इससे क्या सीखा, और चीन के साथ भारत के संबंध सुधारने में ये कैसे मतलब रोल अदा कर रहा है। उनके क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। हाँ, तो 3 क्वेश्चन लिखना है। पहले बताना है डोकलाम गतिरोध क्या है। क्वेश्चन में ही 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। हाँ, ये तो क्या दिक्कत है, फिर शब्द भी तो ज़्यादा है और मार्क्स भी तो 38 है। एक पेज में तो लिख नहीं सकते, क्योंकि मैं गलती कर चुका हूँ। यूपीएससी के तर्ज पर लिख दिया था, पहला 56वीं वाला बिल्कुल ख़राब नंबर दिए थे, 110 नंबर दिया था 200 में। ठीक है, तो वो गलती नहीं करनी है। जब शब्द सीमा है नहीं तो लिख डालिए, ये है। बिहार में ये थोड़ा सा है समस्या, अभी चल रहा है, रिफॉर्म हो रहा है कमीशन में, तो हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो यही है। तो इसमें लिख देना है पहले इंट्रोडक्शन, पहले किसी चीज़ का लिखिए। जैसे उन्होंने पूछ दिया अगर मानव संसाधन के बारे में कि क्या कैसे ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है मानव संसाधन, अभी क्या स्थिति है। हाँ, तो जान इनके लाभांश जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड वो कैसे चल रहा है भारत में, अभी क्या स्थिति है भारत में उसकी। तो पहले लिख दीजिए जनन के लाभांश, अगर पूछ रहा है तो वो उसका इंट्रोडक्शन कि जनन के लाभांश है क्या। उसके बाद भारत की क्या स्थिति है। उसके बाद भारत साउथ एशिया का देश, तो साउथ एशिया के देशों में भारत की स्थिति क्या है। अगर कमज़ोर है तो उसके कारण, अगर अपर है तो फिर साउथ एशिया छोड़ देना है, वर्ल्ड में चले जाना है तुरंत कि वर्ल्ड में क्या स्थिति है और भारत क्यों पीछे है या आगे भी है बाकी देशों से, तो क्यों आगे है, पीछे ही है अभी भी। ठीक है, हाँ, तो इसको लिख देना है। बस तुलना करना है, देखिए हर एक आंसर में तुलना करना है, मैंने तुलना किया था। और दूसरा एक प्लस पॉइंट था मेरे आंसर्स का, मैंने ग्राफ यूज किए थे काफ़ी। कौशल विकास वाले में मैंने ग्राफ यूज कर दिए थे। नेशनल इनकम का ग्राफ मैंने बना दिया था और स्किल का बना दिया था कि जितना ज़्यादा स्किल होगा नेशनल इनकम उतनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी, एक समय के बाद स्टैटिक हो जाती है फिर। तो ऐसे ग्राफ्स यूज करने हैं। हिंदी में भी, हिंदी में टेबल सर ने बताया होगा, आई थिंक टेबल नहीं बताया था कैसे बनाने हैं टेबल या डायग्राम बताया होगा सर ने, ऐसा कोई नहीं, कोई भी डायग्राम मतलब कुछ भी। जैसे हिंदी आ गया, हिंदी और यथार्थवाद, हिंदी एवं यथार्थवाद। तो इसमें बना दीजिए आप यथार्थवाद का एक टेबल ले लीजिए सीधा, कहाँ से शुरू हो रहा है यथार्थवाद। हाँ, यही बनाना है और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत वो मैथमेटिकल कुछ ग्राफ बनाना है। फ्लो चार्ट या जो भी है, हाँ, तो बस जो भी है फ्लो चार्ट डायग्राम जो भी बोलते हैं आप, बस बना देना है प्रेमचंद का, प्रेमचंद के बाद उसके बाद ये बनाना जरूर है, ये नहीं भूलना है। आंसर बना सकते हैं। कहीं भी आंसर में ही बनाना है, नोट्स में नहीं बनाना है आंसर। क्यों फ्लो टूटेगा? इंट्रोडक्शन के बाद इसको डालिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बाद फ्लो टूटता है आंसर्स लिखने का एक बार। इंट्रोडक्शन सबसे अलग चीज़ होती है। आप बता रही हैं कि हिंदी और यथार्थवाद में क्या संबंध है, वो इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे 50 शब्द 60 शब्द में। उसके बाद फिर आप चलेंगे कि यथार्थवाद की शुरुआत कहाँ हुई, क्या था यथार्थवाद, कि कहाँ कहाँ मेजर चेंजेज हुए हैं, कहाँ कहाँ नहीं हुए हैं, नहीं हुए तो क्या कारण है उसके। तो ये आपको उसी समय बना देना है, इंट्रो से पहले बना दिया जाए नहीं बनाना चाहिए। कितने क्वेश्चन में बना सकते जितने में अगर आया डायग्राम उतने में बना दीजिए फ्लो चार्ट। क्वेश्चन में बनाया जाए। क्वेश्चन हो जाता है सर कि सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन था। हाँ, सर ये तो सर टेक्निकल टर्म में क्वेश्चन हो गया, तो इसको सर कितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं आप इस लेवल पे 3 पेज 4 पेज भरने के लिए? भरना नहीं है सॉफ्टवेयर में, तो आप भर सकते हैं जितना पेज भरना चाहें, बस नॉलेज होना चाहिए सॉफ्टवेयर के बारे में। सर रेड कैटी और पूछा ना क्वेश्चन सर, ये भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे रेड कैटी बैकबोन ऑफ कंट्री है, तो सर उतना नहीं जा पाएगा सर। जैसे ये सब बाकी सर ह्यूमैनिटीज का क्वेश्चन हो गया। भारत की अर्थव्यवस्था मतलब क्या, रेड के क्वेश्चन क्या था सॉफ्टवेयर वाले में? हाँ सॉफ्टवेयर वाले। हाँ, तो सॉफ्टवेयर पहले तो आप वो दे दीजिए डेफिनेशन सॉफ्टवेयर का, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर के क्या क्या वो है लाभ है,
कहाँ कहाँ हैं, तो यहीं आप वो ब्रेक लग जाएगा आपके आंसर्स पर, क्योंकि बस आप कंप्यूटर के अलावा कुछ जान नहीं रहे उसके बारे में कि बस वहीं वो सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। चिकित्सा है, कृषि है, खेल है, सब जगह सॉफ्टवेयर यूज होता है, सब जगह। जो आप बॉल फेंकते हैं ना क्रिकेट में, वो भी सॉफ्टवेयर की मदद से आप देख पाते हो टीवी पर। तो सब जगह लिखना है क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। जैसे अभी हाल में आया था 5 मिनट्स मोर, शायद स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से, तो उसको आप लिख दीजिए। सब सॉफ्टवेयर कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम, यही पूछ रहा है। तो अर्थव्यवस्था किन किन चीज़ों पर डिपेंडेंट है, तो पहला सेक्टर, दूसरा सेक्टर, तीसरा सेक्टर, कृषि हो गया या फिर वो विनिर्माण हो गया, और ये सेवा क्षेत्र। तो कहाँ कहाँ सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है, कृषि में कम है, सॉफ्टवेयर का यूज बिल्कुल जीरो है, कृषि में बहुत कम है। तो वहाँ लिखना है फिर आपको कि क्यों ऐसा है, और नहीं है तो फिर क्या हमें चेंजेस करने हैं, किस आधार पर, टेक्निकली हमें आगे बढ़ाना है या फिर वहाँ पर जा नहीं पा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कमज़ोर है। तो ये सब ऐसे बढ़ जाएगा, क्यों नहीं बढ़ेगा। इसको एकदम खोल के रखिए पूरा, और सारा सब्जेक्ट एकदम मिला जुला है, एकदम ऐसे ऐसे है। ऐसा नहीं हिंदी है तो एकदम अलग पढ़ रहे हैं, हिंदी ज्योग्राफी है तो नहीं भाई ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। सब इंटरकनेक्टेड है, खासकर ज्योग्राफी और इकोनॉमी। बिल्कुल, मैंने तो इन दोनों को अलग सब्जेक्ट मानता ही नहीं हूँ, एकदम एक ही सब्जेक्ट है दोनों। बस पहाड़ वार थोड़ा पढ़ा देते हैं तो लगता है कि एकदम अलग है, दोनों एक ही सब्जेक्ट है। और खासकर वो ह्यूमन ज्योग्राफी तो बिल्कुल पूरी इकोनॉमिक्स है। पैरा वो आप पर डिपेंड करता है, 100 शब्द होने चाहिए आई थिंक। 100 शब्द रखिए, काफ़ी बड़ा हो जाएगा 100 शब्द। पहला 50, 100 यूपीएससी में तो कम होगा, यूपीएससी में कम आएगा। यूपीएससी में पहला 50, फिर 100 या 80 रखिए, फिर 20, कि कंक्लूजन देना होता है यूपीएससी में। या तो अगर बुलेट पॉइंट में लिखते हैं तो सबसे बढ़िया बचने के लिए, एक इंट्रोडक्शन, 4 बुलेट पॉइंट और कंक्लूजन। उससे बुलेट पॉइंट में लिखना ज़्यादा, अगर आंसर्स छूट रहे हैं तो बिल्कुल बुलेट पॉइंट यूज करना है, ये दिमाग में एकदम बिठा कर रखिएगा। क्योंकि मैं 16वें क्वेश्चन से एकदम बुलेट पॉइंट में लिखने लगता हूँ, लिखा जाता है क्वेश्चंस, और नंबर भी मिलते हैं, 4.5, 5 नंबर मिल जाते हैं 10 में, 20 में मिल जाते हैं 8-7 नंबर। तो लिखना है बुलेट पॉइंट में, ऐसा नहीं है कि वो जानकारी का अभाव वाला बुलेट पॉइंट बच्चे की तरह लिख रहे हैं, ये नहीं है। बता देना है कि मैं जानता हूँ, बस उसको बताना है कि बस ये जानो भाई, ये हम जान रहे हैं। जैसे नहीं समझा मैं, ऐसा क्या क्या मतलब साहित्य से क्या क्या ऐसा हम उठा सकते हैं जो हम ऐसे में यूज कर सकते हैं। आप जैसे आप लिखते हैं तो वो तो डिपेंड करता है टॉपिक पर। जैसे इस बार मैंने लिखा था निबंध बीपीएससी में पर्यावरण प्रदूषण पर, तो आधुनिक काल की कविता है कि क्या नारियल के पानी में ही रह जाएगा स्वच्छ जल और बांस के वो खपची में वो स्वच्छ हवा। तो हमने वहाँ से शुरू ही वहीं से किया। तो आई थिंक ऐसे में ज़्यादा नंबर होंगे मेरे, क्योंकि सर क्या भी मैं देता हूँ तो 50% से प्लस रहते हैं नंबर मेरे ऐसे में। तो ऐसे मतलब यूज़ तो हो सकता है, हिंदी का यूज़ सब जगह है, ये नहीं सोचना है कि हिंदी लिटरेचर बिल्कुल अलग विषय है। सर बीपीएससी में क्वेश्चन आया था सर, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से आप क्या समझते हैं? इस आंसर में सर आप क्या लिखे थे? क्योंकि ये आतंकवाद का तो कोई सर वैश्विक परिभाषा तो है नहीं। आतंकवाद की परिभाषा जो सिंपल है वो बताइए। वो तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पूछ रहे हैं सर। अरे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या होगा, आतंकवाद एक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गया तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। कोई राष्ट्रीय आतंकवाद होगा, राष्ट्रीय आतंकवाद होगा या ग्रामीण आतंकवाद? क्वेश्चन इस बस आया तो बिल्कुल बिल्कुल सही है, शहरी आतंकवाद ऐसा कुछ, शहरी नक्सलवाद हो सकता है जो शहर में है केवल बेस्ड, वो हो गया एक तरह से कि स्यूडो कह सकते हैं उसको आप, शहर में है, जीरो है, पता नहीं चल रहा है। तो ये लोग, ऐसा कोई थ्योरी नहीं है, वो नाम बस दिया गया है मीडिया के द्वारा, कोई थ्योरी नहीं है उसकी, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट, यूपीएससी का सिलेबस एकदम टेबल पर रखे रहिए, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है अगर सिलेक्शन होना है तो। उसके अलावा विद्वान नहीं बनना है, बिल्कुल विद्वान नहीं बनना है, क्योंकि मैंने 10th से लेकर अभी तक 250 किताबें पढ़ रखी है हिंदी नॉवेल्स की या फिर नॉन फिक्सन, कोई मतलब नहीं है उसका। मैंने सिलेबस पढ़ा है, वही लिख के आता हूँ, उसी से नंबर आते हैं, कोई विद्वता का कोई मतलब नहीं है। बहस में काम आता है और कहीं काम नहीं आता है, या भाषण देने में कहीं जाऊँगा तो काम आएगा और कहीं काम नहीं आता है। समझ थोड़ी डेवलप हो सकती है, वैसी किताबें से अमर सेन की 2-3 किताबें पढ़ सकते हैं आप लोग, गुरुचरण दास की 2-3 किताबें हैं, वो बस पढ़ सकते हैं थोड़ा थोड़ा 2-3 टॉपिक।
बाकी सिलेबस के अलावा कुछ मत पढ़िएगा, केवल सिलेबस जहाँ से मिले वहीं पढ़िए, वही काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा। ये पढ़ लो वो पढ़ लो, नहीं, कुछ नहीं। और एक कोई मानक कोई एक ही किताब उठाइए, उसको पढ़िए बार बार। ऐसा नहीं कि मतलब पकड़ रहे हैं ज्योग्राफी तो जेसी लियोंग में पढ़ रहे हैं, इधर एनसीईआरटी में भी उछल रहे हैं, सविंदर सिंह पकड़ के पढ़ रहे हैं, फिर डी आर खुल्लर पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला उससे। खुल्लर अगर उठाते हैं, खुल्लर ही पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी तो बेसिक किताब है, कोई एक और सब्स्टिट्यूट बुक ले लीजिए। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, पढ़ना कम है, लिखना ज़्यादा है। 60-40 का रेशियो ये बता देता हूँ, 40% पढ़ना है, 60% लिखना है। ये सूझ जाता है अंगूठा लिखते लिखते, इतनी स्थिति है। तो 3 घंटा लिखना है। इंग्लिश माध्यम में यही एक पॉजिटिव पॉइंट है कि कम लिखते हैं, वो 150 के बदले 120 ही लिखते हैं, इसलिए लिख पाते हैं वो लोग। हिंदी माध्यम में कितनी भी आप ऑनेस्टी करेंगे, वो 150 के बदले 170-80 चला जाता है। हिंदी साहित्य कितना मेहनत करेगा? मेहनत तो आपने मान 300 स्कोर कर लिया यूपीएससी में, इधर जीएस में आपने भी, जीएस में भी आपने 350 किया, फिर कैसे होगा? 500 में आप 300 ला रहे हो और फिर इधर 1000 में भी आप 300 ही लाओगे, कैसे चलेगा? और टेस्ट मतलब कितने लोग दे रहे हैं अभी? कोई नहीं, टेस्ट तो होते हैं ना सैटरडे संडे। अरे ये सिलेबस से टेस्ट का क्या मतलब है यार? नहीं तो कितनी क्लासेस हो गई हैं? हाँ तो टेस्ट तो दे सकते हैं हम। पेपर है प्रीवियस पेपर यूपीएससी का, तो 4 क्लास के लायक तो क्वेश्चन होंगे ना वहाँ पर, तो वो लिखिए। बर्डन सिर पर बोझ नहीं लेना है। क्योंकि मैं पहली क्लास में जब आया था तो सर ने वो शायद भारतेंदु पढ़ाना सर शुरू किए थे, तो सर पहले दिन ही कुछ दे दिए थे व्याख्या लिखने के, रोहू मिल के सब भारत भाई करके, और सर ने ऐसे काट दिया था मेरा व्याख्या रॉन्ग। तो व्याख्या लिखने में काफ़ी मेहनत की, 1.5-2 महीने लगे हैं। उसके बाद 2-3 नंबर आते थे 10 में। तो व्याख्या लिखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि हिंदी का वही जान है, मैथमेटिकल वही है, उसके बिना थोड़ा सा समस्या हो जाएगी। और जब इंग्लिश माध्यम के बच्चे कर ले रहे हैं तो फिर हिंदी माध्यम के बच्चे क्यों नहीं करें? संगप्रिय मेरे बैच का था, वो 92 रैंक है पिछले बार, तो वो हिंदी वो IIT से था, इतना बढ़िया हिंदी में नंबर लेके आया। तो ऐसा नहीं है, हिंदी साहित्य में सबसे अच्छा नंबर मिल सकता है। सिलेक्शन तो यूपीएससी में कन्फर्म होगा, बस जीएस के लिए थोड़ा सा सतर्क रहिए, भाषा का कोई मतलब नहीं है मेरे समझ से। क्योंकि देखिए मेरा रैंक अगर नीचे भी है तो मेरी गलती से रैंक नीचे है। अगर मैंने 80 का स्टेट बना दिया होता, अगर उसमें 60 नंबर भी आते तो सीधे ऊपर चला जाता, टॉप 10 में रहता। तो मेरी गलती है ना भाई, क्यों भाषा को मैं दूँ? और बाकी सब्जेक्ट्स में ठीक है नंबर, GS2 में भी सही है, हिंदी में भी सही है। 1:30 बजे तक मैंने पेपर लिखा, 6 क्वेश्चन, 6 पेज, 5 पेज। और चूंकि मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हूँ, बोर्ड में 99 स्कोर कर रखा था, तो इस ओवर कॉन्फिडेंस में था दिमाग में कि अरे बना डालूंगा तुरंत। और डिस्टिंक्शन था इंटर में भी, तो कॉन्फिडेंस में, वो ओवर कॉन्फिडेंस को बोलते हैं, तो उसकी वजह से चला गया। 1.5 घंटे में कुछ नहीं बना, 1-2 बनाया, 2 का आंसर गलत हुआ, मूड खराब हो गया, हम क्या बनेगा नहीं अब। तो हाँ, तो यही है, वो आंसर सही लिखे थे, जीएस का आंसर अच्छे थे। वो तो मतलब क्या बोलते हैं, जैसे संजीवनी लक्ष्मण जी वाली ना, वो है, वो आपको करनी पड़ेगी। क्वेश्चंस तो लिखिए, उसका कोई विकल्प नहीं है, कोई कुछ नहीं करेगा। कितने क्वेश्चंस लिखते हैं डेली लोग? सिलेक्शन के बाद ही मैं 5 क्वेश्चन लिख के आ रहा हूँ अभी। अरे क्यों डर क्यों लगेगा? वही डर मुझे भी लगता था दोस्त, ऐसा नहीं है कि कोई आपको नया डर लग रहा है। लिखेंगे ना, फिर अभी हम जो बोलिए मैं लिख दूंगा, अभी बैठ के टेस्ट कहीं से भी लिख दूंगा। डर रहेगा जब तक नहीं पढ़ेंगे, नहीं लिखेंगे, तब तक डर रहेगा। और क्यों डर को पाल रहे हैं? डर पालने वाली चीज़ है। लगेगा ही डबल। कोई चीज़ नहीं सीखते हो तो कखा कितने दिन में सीख लिए थे? पूछना घर पर जाके। 5वीं क्लास तक तो मैं सबसे मतलब गधा था अपने घर का, मतलब 5वीं क्लास से मैंने वो पढ़ाई शुरू की है। तो ऐसा नहीं है, सीखने में समय लगता है हर एक चीज़ का, वो आपको करना है। मन में कुछ नहीं बिठाना है कि मुझे नहीं आता है। ये सबसे अच्छी बात है कि आपको नहीं आता है, क्योंकि आपको आ सकता है, आप सीख सकते हैं। गलत नहीं सीखना है। गलत सीखने के, गलत वाले व्यक्तियों को समझने में वो समस्या आती है, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं यही सही मैंने माना है। और दूसरी बात कि हमारे एक फ्रेंड का बहुत ख़राब स्कोर आया है, उन्होंने दृष्टि से क्लास की थी। मैं दृष्टि की वो बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो फिर मैं उनको कहा कि यहाँ आकर टेस्ट दो, क्योंकि टेस्ट में अगर पर्सनल गाइडेंस नहीं मिलेगा टीचर का तो फिर समस्या आ जाएगी। क्योंकि ऐसे ऐसे लाइन करके गुड और वेरी गुड, बेटर,
अच्छा लिखो, बढ़िया से लिखो, तो इससे क्या मतलब है। और सर के यहाँ टेस्ट देने के बाद सबसे बड़ी बात होती है कि आपके आंसर्स दिखते नहीं हैं सर के चेक करने के बाद, सर हर एक आंसर्स पे इतना लिख देते हैं, तो ये आपको थोड़ा करना पड़ेगा। टेस्ट दीजिए, टेस्ट से डरना नहीं है, यही है मेन। सर तो सबको ईमानदारी से ही पढ़ाते हैं, किसी से बेईमानी तो नहीं करते हैं, तो ये आपको टेस्ट देना पड़ेगा। मैंने टेस्ट सारे दिए हैं, यूपीएससी के सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं अभी तक, इतनी मोटी मेरी बुकलेट है आंसर्स की, तो वो आप कीजिए आंसर्स, ऐसे नहीं होगा। जनरल स्टडीज और ऑप्शनल को साथ में तालमेल कैसे किया जाए? पहले तो आप अपना रूटीन बना लीजिए, कितने घंटे पढ़ने हैं आपको, उसमें आप साथ में रहकर किया जा सकता क्यों नहीं कर सकते हैं आप। जैसे मैं अपनी बता रहा हूँ, फॉलो नहीं करना है आप लोगों को, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जब मैं ऑप्शनल की क्लास करता था तो 4 घंटे हिंदी पढ़ता था, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम। उस समय इकोनॉमिक क्लास थी एक, तो वो करता था वैसे इकोनॉमी, बाकी चीज़ें थोड़ी सी कम पढ़ता था। अभी मैं क्या करता हूँ, सैटरडे संडे ही केवल ऑप्शनल पढ़ता हूँ, 6 घंटे केवल ऑप्शनल ही पढ़ता हूँ, और मैं 6-6.5 घंटे ही पढ़ता हूँ ऑनेस्टली, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ता हूँ। हाँ, लेकिन समय निश्चित कर रखा है कि पढ़ के ख़त्म कर देना, क्योंकि मैं सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले अपनी डायरी खोलता हूँ और लिखता हूँ कि नहीं, हिस्ट्री में 8 ख़त्म करना है, पॉलिटी में ये ख़त्म करना है, इकोनॉमी में ये ख़त्म करना है, और जब तक ख़त्म नहीं करता हूँ तब तक मुझे नींद नहीं आती है। और इसलिए मेरे सोने का कोई टाइमिंग नहीं है, मैं 3 बजे भी सोता हूँ, 8 बजे शाम को भी सो जाता हूँ। तो ये करना है आप लोगों को, अपना सिलेबस ख़त्म करना है, अपने वो टिक सिलेबस ले लीजिए, टिक कर लीजिए कि मुझे क्या क्या मेरा ख़त्म हो गया है। उसके बाद देखिए आपके माथे पर प्रेशर कितना आएगा। कोचिंग घूमने से कुछ नहीं होगा, उस सब कोचिंग में सब पढ़ा देते हैं, आपको टिक करना है कि मैंने क्या पढ़ा, भौतिक संसाधन पढ़ी कि नहीं, ज्योग्राफी में, इकोनॉमी में पढ़ा कि नहीं, एमएसपी। और एमएसपी से इतने खतरनाक क्वेश्चन आ रहे हैं कि मतलब पूछना नहीं है पीटी में, तो इसको देखना पड़ेगा, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उधर भी क्लास रहती है 4 घंटे? कोई दिक्कत नहीं है, शुरू में तो रहेगा ना क्लास, वहाँ सीख ही रहे हो ना, ऐसा थोड़ी कि अभी एग्जाम देना है आपको। नहीं, सेंसर राइटिंग नहीं लिख पाए हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, सर आंसर राइटिंग करते हैं तो अभी फ्रेमिंग करें या डायरेक्टली? सीधे आंसर लिखिए, फ्रेमिंग वो बाद में ऑटोमेटिक आ जाती है। जो मन में आता लिख डालिए, तुलसी के बारे में जो भी है मन में लिखते चलिए। ये सामाजिक स्थिति है, दोहे याद हैं आप लोगों को, दोहे याद कर लीजिए। सर तो क्लास में से याद करवा देते हैं, समस्या नहीं होती है ज़्यादा, तो दोहे आप लोग याद कर लीजिए। एक सर फ्रेमिंग नहीं करते हैं तो पता नहीं चलता कौन सा ऊपर लिखना है, कई बार चीजें याद हो जाती है तो बाद में आती है वो, जहाँ वो कोई दिक्कत नहीं है, दो जैसे नई कविता मेरे क्वेश्चन में थी, नई कविता, तो जो सबसे बाद के कवि थे वो मैंने पहले ही लिख दिया था, उससे कोई समस्या नहीं आती है। क्वेश्चंस में नहीं आएगा, क्वेश्चन का एक फ्रेम होता है, उसी फ्रेम में अगर आपको सब लिखना है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन पहले लिखना शुरू कीजिए, क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे आपको। जीएस कहाँ से थे सर? जीएस की मैंने क्लासेस नहीं की है, बुक का ऐसा कोई तो है नहीं, एक रमेश सिंह है लेकिन वो अपडेटेड किताब है नहीं, तो वो दिक्कत करती है बार बार, क्योंकि ग्रीन बॉक्स ब्लैक बॉक्स का है नहीं सही, तो वो उटपटांग है, 11-12 का ही अपडेट है किताब, उसके बाद आई नहीं है। पेपर पढ़िए, हिंदू काफ़ी ठीक है, हिंदू के अलावा इकोनॉमी की जरूरत, ऐसे ज्योग्राफी एंड यू मैगजीन्स पढ़ सकते हैं आप लोग, वो बहुत सही मैगजीन है। मेंस के लिए पीटी में क्या आएगा, 50% तो ऑब्जेक्टिव रहते हैं, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, पीटी में समस्या नहीं होगी। पीटी नहीं रुकना चाहिए, इतनी तो होनी चाहिए पढ़ाई। पीटी के लिए परेशान नहीं होना है कि नहीं पीटी है, मेंस का पेपर है। पीटी तो बस पास कर गए, जिसको 120 आया वो भी पास, 103 आया वो भी पास। ऐसा तो है नहीं कि पोस्टिंग के बाद उनको 200 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, ऐसा है नहीं। तो बस पीटी के लिए परेशान नहीं होना है, जो भी एनसीईआरटी अच्छे से बस पढ़ना है, नोट्स शॉर्ट नोट्स बनाइए बस पीटी के लिए, वो काम आप कर सकते हैं, पढ़ते समय बना लीजिए शॉर्ट नोट्स। और हिंदी की तो बना ही लीजिए नोट्स, ये सर तो वो कॉपी बनवाते होंगे ना, आप लोग लिखते होंगे। शॉर्ट नोट्स एक डायरी है, जो भी आपको जैसा लगता है, प्रेमचंद है तो उनके कोई कोट, और कोई उपन्यास प्रेमाश्रम या फिर गबन है तो उससे तुलना, वो तुलना करनी बहुत ज़रूरी है। प्रेमचंद में भी सारे जगह तुलना करना पड़ेगा आपको, तो जब तक याद नहीं रहेगा ना नई कविता का या फिर आधुनिक कविता का, समकालीन कविता का, या पीछे प्रयोगवाद का, प्रगतिवाद का, तो दिक्कत आएगी। जीएस बिना कोचिंग के हो सकता? किया तो है, मेरा इकोनॉमिक्स बिल्कुल जीरो था, मुझे मुद्रास्फीति भी समझ में नहीं आती थी, बिल्कुल लिटरली सही बोल रहा हूँ। अब ठीक है, तो कर सकते हैं बिना वो उसके कोचिंग के। आपको कुछ करना है नहीं, बस आप अपने टॉपिक अगर ढूंढ के पढ़ लेंगे
और नोट्स बना लेंगे। नोट्स थोड़े बना लीजिए जीएस के, क्योंकि वो अंतिम समय में काम करता है। क्योंकि 10 किताबें कहाँ ढूंढेंगे, 10 किताब मेंस के टाइम पर उछल रहे हैं पूरे कमरे में, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। इतना योजना पड़ा हुआ है, इतना कुरुक्षेत्र पड़ा हुआ है, क्या पढ़ेंगे उसमें। बस टिक आउट कर लीजिए। योजना भी पूरी पढ़ने के लिए आती नहीं है। 15-16 उसमें आर्टिकल होते, छांट लीजिए ना कि ये पढ़ना है, 5 हमारे काम का है। सिलेबस रखिए, सिलेबस रखिए, ऐसा नहीं होगा। सब आर्टिकल पढ़ने की क्या ज़रूरत है। नए भारत का आया था कुछ दिन पहले, तो 2-3 उससे क्वेश्चंस भी आया था, ऊर्जा वाला यूपीएससी में मेंस में पहला क्वेश्चन ही था। तो बस वो करना है, पूरा क्यों पढ़ना है। अब कुरुक्षेत्र में पीछे में आता है सब्जी और वो मटर भिंडी, क्या लाभ है, लगता है कि सारा आयुर्वेद वहीं है, तो वो क्यों पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। कि मटर के क्या फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा मटर फ़ायदाकारी, कैंसरकारी। तो जो काम का है वही पढ़ना है। सिलेबस बस याद रखिए, सिलेबस एकदम दिमाग में रखिए याद। गवर्नेंस में क्या हमें टिक करना है, पॉलिटी में क्या है, आईआर में क्या है। और हिंदी माध्यम में जीएस फर्स्ट, जीएस 4 और जीएस 2 अच्छा हो सकता है। इस बार तो जीएस 3 में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। ये बेस पीरियड है। 4 इथिक्स में तो अच्छे नंबर आ जाते हैं। इस बार ये कहा जा रहा है कि हिंदी मीडियम के जो छात्र बहुत कम पास हुए हैं यूपीएससी। और एक बात और, फालतू के अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। यूपीएससी जो बोलती है वही मानना है कि हाँ भाई हमने 200 लोगों को पास किया, तो हाँ भाई 200 ही पास हुए हैं। और ये दिमाग में एक बात बिल्कुल निकाल देनी है कि हिंदी माध्यम में सिलेक्शन नहीं होता है, खूब सिलेक्शन होता है। पढ़ने वालों का सिलेक्शन होता है, लड़के हैं कम पढ़ने वाले हिंदी मीडियम में। और ऐसा मत सोचिए कि हिंदी माध्यम में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा बच्चे हैं। तो ये दिमाग में मत बनाइए कि हिंदी माध्यम से सिलेक्शन नहीं होता है, फिर खूब सिलेक्शन होता है। ऑनेस्टली पढ़ना पड़ेगा, अपने को टटोलिए बस ऑनेस्टली। एथिक्स मैंने पीडी शर्मा से पढ़ी है, और एक लेक्सिकॉन की बुक आती है, वो ले लीजिए, काफ़ी है। एथिक्स तो आपका अप्रोच बेस्ड है, समस्या नहीं आती एथिक्स में ज़्यादा, क्योंकि भावना पढ़ना है, इमोशनल इंटेलिजेंस, वो तो परिभाषा पूछते हैं, वो लिख देना है आपको। पीडी शर्मा एक आती है रावत पब्लिकेशंस की, वो ले सकते हैं आप। और लेक्सिकॉन तो पढ़ ही डालिए, लेक्सिकॉन तो बहुत सही किताब है। जैसे कोई क्वेश्चन बताइए। जैसे इस बार आया, आई थिंक मुझे याद है कि इस बार आया था कि सामुदायिक स्वास्थ्य वाला कुछ था क्वेश्चन, कि उसके लिए आयुष्मान भारत कोई मध्य पूर्व अपेक्षा है, ऐसे करके। वो थोड़ा घबराहट क्रिएट कर सकता है। इंग्लिश थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। सिविल से बनने जाए तो इंग्लिश लड़ना नहीं है किसी भाषा से, कोई भाषा लड़ने के लिए नहीं है। जब हिंदी में आप ब्रज अवधि और ये सब पढ़ रहे हैं, पाली प्राकृत, तो इंग्लिश से मतलब किस बात की दुश्मनी है। कोई ऐसा नहीं दिमाग में बनाना है कि अंग्रेज की भाषा ये कुछ नहीं। जब पूरी भाषा हिंदी में, आप इतना भाषा के जानकार हैं, इतनी बोलियाँ पढ़ रहे हैं, हरियाणवी, कौरवी, इतनी बोलियाँ जब पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश से क्या समस्या है, पढ़ लेते हैं इंग्लिश थोड़ा भी। क्योंकि इंग्लिश के थोड़े से वो समस्या है अनुवाद वाले में, यूपीएससी में वहाँ दिक्कत आती है। तो वहाँ आप कर लीजिए, इंग्लिश में देख लीजिए, वहाँ प्री रिक्विसाइट लिखा हुआ था, आराम से बस समझ गया आदमी कि हाँ यही लिखना है। हाँ तो वहाँ ट्रांसलेटर रहता, टफ हो जाता है, तो इसलिए बोल रहा हूँ इंग्लिश थोड़ी आनी चाहिए। हाँ इंग्लिश थोड़ी, क्या समस्या है इंग्लिश आने में, कोई दिक्कत नहीं है। तो निष्कर्ष, आप निष्कर्ष के बारे में पूछ रही थी, तो निष्कर्ष लिखा जाना चाहिए। बस वही है कि वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, क्योंकि निष्कर्ष अगर चला गया नीचे तो फिर काट देंगे आपके निष्कर्ष को। उसका निष्कर्ष निकालना बहुत मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होगा? निष्कर्ष में क्या होता है कि निष्कर्ष बहुत टफ चीज़ थोड़ी है। निष्कर्ष तो सबसे आसान होता है। मूल्यांकन जिसको हम लोग कहते हैं, कभी कभी पॉलिटी में से मूल्यांकन होता है। उसमें क्या है कि समस्या क्या हुई है, ऊपर जो हमने लिखा है, समस्या क्या रही है, ठीक है, चुनौती क्या क्या है। निष्कर्ष में थोड़ा एक एक लाइन ही लिखना होता है। और आप क्या सोचती है, आप मतलब जो भी प्रोग्राम्स हैं या कोई भी मतलब प्रोग्राम है, आप क्या सोचती है वो लिख दीजिए। आप कोई अगर प्लान है या कोई प्रोग्राम है, कुछ भी है, तो उसको आप कहाँ देखती हैं। जैसे कृषि की समस्या है, तो कृषि की समस्या में आप क्या चाहती हैं। तो आप ऐसा तो है नहीं कि मतलब कोई कृषि वैज्ञानिक है तो चाहती हैं, जो है वही लिखना है। जैसे लैब टू लैंड है, वो कर देना है। ट्रांसपोर्टेशन सही रखना है। वेयर हाउसेज जो हैं, वो गोदाम जो है, उनको सही रखना है। FCI को बदलना पड़ेगा थोड़ा सा, APMC एक्ट में सुधार हो गया, नाम आ गया, यही सब लिखना है। सबसे आसान होता है मूल्यांकन, समस्या, चुनौती और बस पॉजिटिव,
कि हाँ पॉजिटिव रहना है। ऐसा नहीं कि भारत बहुत विकट स्थिति से गुजर रहा है, एकदम समस्या है भारत में, कुछ नहीं, ऐसा नहीं, एकदम पॉजिटिव रहना है अपने देश के प्रति, अपने सेवा के प्रति, ठीक है। पॉजिटिव रहेंगे, आंसर्स एकदम एकदम हरे भरे दिखेंगे आंसर्स, कभी भी निगेटिव नहीं रहना है, एकदम पॉजिटिव अप्रोच में रहिए हमेशा, पॉजिटिव मोड में एकदम। मैं हमेशा पॉजिटिव मोड में रहता हूँ, एकदम देश एकदम पूरा विकास कर रहा है, क्योंकि जान रहा हूँ भाई कहाँ कहाँ दिक्कत है और कहाँ से कहाँ हमने सफ़र तय किया है, तो फिर समस्या नहीं है। हाँ यहाँ सर दिल्ली में जब तैयारी कर रहे थे और बीपीएससी का प्रीलिम्स आपको निकल गया, फिर तो सर आप स्टेट ओरिएंटेड कितना सर पढ़ाई की? जैसे क्वेश्चन है जो इस बार बीपीएससी में आया था कि बिहार में 1857 से लेकर 1947 तक का जो पास्ट शिक्षा वेस्टर्न स्टडीज का जो विकास उसको इंगित कीजिए, क्वेश्चन आता ना सर, पहला क्वेश्चन था वो, तो सर उसको उसके लिए तो सर बिहार को प्रॉपर जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। देखिए पहला है ये कि उसमें समस्या नहीं आनी चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन जो भी हुआ है एक्सेंट्रिक तो उधर ही रहा है। चार्ल्स वुड से उठा लीजिए आप, चार्ल्स वुड से लेके 1947 तक, सेडलर आयोग भी 1917 में शायद रहा है, तो वहाँ तक उसके बाद का स्थिति क्या रहा है। तो बिहार में जो भी, जैसे आपको पता तो है ना सेडलर आयोग, चार्ल्स वुड पता है ना, मैकॉले का मिनट पता है ना, अनभिज्ञ तो नहीं करे क्या मैकॉले मिनट, ऐसा तो नहीं है। वही चीज़ें हैं, मेन ट्रेट वही है, बस बिहार में क्या काम हुआ है, कितने जिले स्कूल खुल गया पटना में, देवघर में, हजारीबाग में, ये सब, तो वो सब लिखना पड़, हाँ बिल्कुल लिखिए, उसको क्या दिक्कत है। और बिहार का पूछ रहा है स्पेसिफिक कि भाई तुम्हारे स्टेट में क्या हुआ, तो उसको लिख डालिए, बाकी चीज़ें समस्या नहीं होगी तैयारी करने में, इतना स्पेसिफिक ओरिएंटेड नहीं होना है स्टेट के लिए, बस थोड़ा जानना है। अगर उस स्टेट के हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, और नहीं है तो बढ़िया तो है कि कुछ नया जानने के लिए मिल रहा है किसी दूसरे स्टेट के बारे में। कि यूपी में पढ़ाई हुई है मेरी BHU से, तो यूपी के बारे में जानता हूँ मैं। समस्या नहीं पालनी है कि अरे दूसरे स्टेट में मैं जा रहा हूँ, कहीं सेवा करनी है। IAS बन जाएंगे तो भेज देगा अंडमान, तो फिर क्या करेंगे। और ये नहीं कि दिमाग में ख्याल रखना कि नहीं IAS पर ही काम करूँगा, कहीं नीचे कर देगा पोस्ट, फिर क्या करेंगे, अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, फिर काम कैसे करेंगे। सर उतना वॉल्यूम कैसे मेंटेन करते हैं सर, स्टेट पीएस का भी यूपीएससी का भी? मेंटेन ऐसा कुछ, सिलेबस को आप अलग मान रहे हैं इसलिए आपको समस्या हो रही है। क्यों अलग मान रहे हैं सिलेबस, ऐसा उस हमारे टाइम में इन्होंने पूछा था कि भारतीय कृषि की जो है इंडिपेंडेंस के बाद अभी तक क्या ट्रेंड चले हैं, क्या परिवर्तन हुए हैं, तो क्या यूपीएससी भी पूछ सकता है वो क्वेश्चन। हरित क्रांति से उठाइए, उसके पहले भी उठाइए। ये वाला क्वेश्चन क्या लिखते हैं सर, ये वाला क्वेश्चन मैं छूट गया था, मतलब कृषि वाला 1857 वाला, 1857 से लेकर 1947 तक पूरा जो बिहार में जो शिक्षा की, पहले तो इंट्रोडक्शन दे दीजिए। वुड्स डिस्पैच वगैरह सब तो लिखे दो, तो सेंट्रल कॉन्टेक्स्ट में लिखे देना सर। और वो तो जैसे बिहार में देखिए, ध्यान एक्चुअली इसवी मुझे याद नहीं है, लेकिन बिहार में जो सेंट्रल है वो जिला स्कूल खुले थे, वो लिख दीजिए एक पहले, ठीक है। जिला स्कूल पहले ही खुल गए थे, 1867 आई थिंक, डेट देख लीजिएगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। तो ये एक लिख दीजिए जिला स्कूल, ठीक है। पहले सामान्य शिक्षा में देखिए, ये लिखने का कैसा तरीका है, पहले सामान्य शिक्षा में क्या काम हुआ है, कोई स्कूल तो थे नहीं पहले, क्या स्कूल्स खुले हैं वो, ठीक है। उसके बाद विशेष शिक्षा में देखिए क्या क्या आएगा विशेष शिक्षा में, बताइए। बिल्कुल, चिकित्सा आ जाएगा, फिर इंजीनियरिंग आ जाएगा, जो भी हैं, तो जो भी संस्थान आ जाएंगे। इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस खुला था धनबाद में, उस समय बिहारी था, तो वो लिखिए आप, फिर उसका पॉइंट ऑफ व्यू लिखिए। उसके बाद और एक चीज़, महिला का मुद्दा कहीं नहीं छोड़ना है, जितने आंसर्स में सब में लिखना है, महिला और पर्यावरण, दो चीज़ों को अपने आंसर में हमेशा डालना है। ये दो चीज़ एकदम बर्नी है, आंसर को सबसे अलग कर देगा। तो उसमें महिला स्कूल्स वाला भी था एक, वो उड़ीसा में खोला गया था कोई विद्यालय, तो महिला वाला हो गया, तो आंसर बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे। सामान्य लिख दीजिए, विशेष लिख दीजिए, महिला लिख दीजिए, बच्चों के लिए क्या किया गया है, मदरसे खुले कि नहीं खुले, या उन पर कोई प्रतिबंध लगा, और फिर तुलना कर दीजिए कि बगल के स्टेट यूपी था, वहाँ संस्कृत कॉलेज भी खोलेगा लेकिन बिहार में नहीं खुला, तुलना कर दीजिए, हो गया। फिर बंगाल में क्या थे, बंगाल में बुद्धिजीवी थे, और क्यों नहीं हो पाया बिहार में अपेक्षित शिक्षा का विकास, क्योंकि बिहार में मध्यम और बुद्धिजीवी वर्ग बंगाल की तुलना में काफ़ी कमज़ोर था और जागरूक कम था। ये हो गया। जैसे मैं ध्यान भूल रहा हूँ नाम, वो बिहार में बनने वाला था विश्वविद्यालय, वो कोलकाता में बना, फिर बस प्रेशर के कारण, बस बुद्धिजीवी प्रेशर के कारण वो कोलकाता में बन गया। आई थिंक, ध्यान मुझे नहीं आ रहा, देख लीजिएगा आप लोग। तो ये मैं बता रहा हूँ कि बस यही तुलना करना है और अंतर बताना है। आंसर का यही मोटो होता है हमेशा कि आप क्या समझ रहे हो, घबराना नहीं है कि मतलब मैं क्या लिखूँगा,
ठीक है, इसमें भी डायग्राम आप बना सकते हो, बना दीजिए फ्लो चार्ट थोड़ा सा। तो सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते बिल्कुल, मैंने पॉलिटी में डायग्राम बना दिया था दबाव समूह वाले में। पॉलिटी में आप डायग्राम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ लगे थोड़ा सा भी स्कोप तो बना दीजिए। स्टेट पीसीएस में अगर, क्योंकि यूपीएससी में तो वर्ड्स कम होते हैं, स्टेट पीसीएस में कोई वर्ड ही नहीं है, लिखते रहिए बैठ के, दिन भर लिख सकते हैं आप। तो पॉलिटी में आया था कि दबाव समूह क्या है और औपचारिक और अनौपचारिक दबाव समूह का करके क्वेश्चन था, मैंने बनाया दिया था डायग्राम एकदम सीधा सेट थ्योरी का, एक बड़ा सा फिर छोटा, छोटे में छोटा गोला, सेट थ्योरी हो गया। इसको आप लिख दीजिए प्रेशर ग्रुप, इसमें एसएचजी हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, एनजीओज हो गया, बना दीजिए, हो गया डायग्राम। समझ गया सामने वाला भाई कि अच्छा नहीं दबाव समूह को समझ रहा है ये, बस थोड़ा सा स्मार्ट रहेगा आंसर, क्योंकि कॉपी वो देखेगा हमेशा भरी भरी कॉपी देखेगा केवल शब्दों वाली, तो थोड़ा आपका अलग रहेगा, तो चेंजेस आएंगे आंसर में। और मेरे आंसर्स में आए हैं चेंजेस, मैंने ग्राफ डायग्राम ये काफ़ी डाला है, एक मुझे लगता है कि 10-10 डायग्राम मैंने डाले हैं पर कॉपी में, तो उसका इम्पैक्ट पड़ा है। हॉबीज हिंदी के नॉवेल्स पढ़ना, जो मैं बता चुका हूँ कि मैं किताबें बहुत पढ़ चुका हूँ, और दूसरा खूब घूमना है। ये सब अपना डेवलप कीजिए, ये ऐसा कोई है नहीं कि वो हैं अधिकारी तो उनकी हॉबीज अडॉप्ट कर ले, ये सब इनबिल्ट है, आपके अंदर है। और हॉबीज पूछिए मत किसी से कि चिड़िया देखना हॉबी है और बाराती जाना हॉबी है, ये सब नहीं, ठीक है। तो ये हॉबी अपनी डेवलप करना है, जो आपको लगता है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। हॉबी ऐसे रहती है, हॉबी मतलब कि हॉबी और हैबिट में दो अंतर है। हैबिट है जो आप करते रहते हो हमेशा, आपकी शुमार है आपके पर्सनैलिटी में, और हॉबी वो है जब आपको टाइम मिलता है तो आप उसको कर लेते हो। जैसे क्रिकेट आपको खेलना बहुत पसंद है, कहीं से गुजर रहे हो, दो बच्चे क्रिकेट खेल, लाओ मुझे भी दो, एक छक्का मार लूँ, तो वो हॉबी हो गई। फिर अगले 2 स्टेप पे गए, फिर क्रिकेट चल रहा है, तो वहाँ भी खेल लिया आपने, क्योंकि आपके पास टाइम है, आपने टाइम निकाला और क्रिकेट खेल लिया, और उसके बारे में आपको जानकारी है कि छक्के चौके होते हैं क्रिकेट में, गोल नहीं होता, ये जानकारी रखनी है। बस हॉबी का यही है। ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है, बस इस सब चीज़ों पर ध्यान एकदम मत लगाइए। हमारे यहाँ मुखर्जी में थोड़ी समस्या है हॉबी को लेके, हॉबी क्या रखें, तो ऐसा नहीं करना है, पहले स्टडी करनी है। ऑप्शनल अपना सबसे मजबूत करके रखना है, एकदम अपने ऑप्शनल को मजबूत करिए, वही आपको ऊपर ले जाएगा या बचाएगा, क्योंकि मैं बचा हूँ, ठीक है। जीएस नहीं करने के बाद भी मैं हिंदी ने मुझे बचाया है, ठीक है। तो ऑप्शनल एकदम मजबूत रखिए आप लोग। या यूपीएससी में भी जो भी है समस्या यूपीएससी की, अपना वो 300 अगर मार्क्स ले आए तो कौन रोकेगा, फिर कोई नहीं रोकेगा, वो एकदम बुला लेंगे, आ जाओ ड्यूटी करो। और टेस्ट लिखिए, कहाँ गए भाई साहब, टेस्ट लिखिए सर, आप टेस्ट लिखिए, 3 टेस्ट लिखिए, समस्या हो जाएगी। घर पर अगर नहीं भी, घर पर मत लिखिए आंसर्स, नहीं समय मिल रहा है जिनको कोचिंग है, सैटरडे संडे टाइम तो है ना 2 से 5, आके लिखिए, क्या दिक्कत है। और एक बात और, सारे क्वेश्चंस नहीं लिखने होते हैं, जो आता है वही लिख के जाइए। ऐसा नहीं कि सर ने ले लिया 250 का टेस्ट, आज तो 25 नंबर आए यार, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। जितना आपने लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिले हैं कि नहीं। जैसे बीपीएससी ने मेरा स्कोर चेक किया है 300, वो उसमें 135 आउट ऑफ 300, लेकिन मुझे मालूम है कि मैंने 220 का ही पेपर किया था, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे नंबर सही हैं। तो असेसमेंट अपना करना है कि मैंने कितनी ऑनेस्टली से काम किया है, बस वो आपने अगर कर दिया तो सिलेक्शन एकदम नेक्स्ट डे हो जाएगा। ऑनेस्टी रखने, कंटिन्यूटी रखनी है स्टडी में। वो ऐसा नहीं कि आज चलो 2 मूवी देख लें फिर कल देख लें, सो जाते हैं। कंटिन्यू पढ़ना है, 6 घंटे या 5 घंटे जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ना है आपको, उससे ज़्यादा पढ़ना होता है तो इतना पढ़ना है आपको, इससे कम नहीं करना है। घूमना फिरना वो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो चलता रहता है। ऐसा नहीं कि दिन भर कमरे में बंद हैं और प्रेमचंद गोदान दिमाग घुमा रहे हैं। पढ़ना है एकदम, बस एकदम मस्ती से पढ़ना है। तनाव बस नहीं लेना है, तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। पीटी फेल किया तो बिल्कुल नहीं किया, अरे थोड़ा सा कहीं कम रह गया होगा तो पीटी फेल कर। मैं 2014-15 में सीपीएफ में इंटरव्यू आउट हो गया था यूपीएससी, तो थोड़ा सा बुरा लगा था, लेकिन बाद में ठीक हो गया कि मैंने ही कम किया था, तो उसकी क्या गलती है। तो ये फिर ऑनेस्ट रहना है अपने वो सिलेबस को लेके, अपने पढ़ाई को लेके। ये करंट को तो आपको टाइम पेपर पढ़िए आप पहले। ऑल इंडिया रेडियो के डिस्कशंस आते हैं डेली और वीकली, चर्चा का विषय है, सुर्खियों से परे ऐसे करके कुछ, वो आपको सुनना है और नोट करना है। हिंदी माध्यम के लिए उससे बेहतर विकल्प कुछ नहीं है। हमारे सीनियर थे पवन अग्रवाल भैया, तो
तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था और बहुत हेल्पफुल है। करंट फिर कहीं से नहीं पढ़ना पड़ेगा मेंस के लिए, कोई कोचिंग वाला नहीं देगा, वहाँ जो बताते हैं वो कोचिंग में हमें डिस्कस नहीं होता है। ऑल इंडिया रेडियो एकदम सुनिए, राज्यसभा टीवी अगर सुनते हैं तो और बेहतर, तो बिल्कुल सुनिए, बहुत नॉलेजेबल पर्सन वहाँ आते हैं डिस्कस करने। किसको प्रेफर किया जाए अगर तो? ऑल इंडिया रेडियो सुनिए, क्योंकि वहाँ आर्काइव रहता है, तो आर्काइव में आप जाके सुन सकते हैं। राज्यसभा टीवी वाला आर्काइव शायद नहीं रहता है, वो तो डेली आते हैं लाइव, या फिर आपकी यूट्यूब पर देखना पड़ेगा आपको। हाँ, तो वैसे देखिए, तो ऑल इंडिया रेडियो का ठीक है, 2-3 आते हैं विद्वान और बड़े बड़े आते हैं, जैसे पिछले बार जी माधवन नायर साहब आए थे, तो ऐसे लोगों को बुलाते हैं वो, तो सही है, आपको बढ़िया देंगे जानकारी। MS स्वामीनाथन आते हैं एग्रीकल्चर में बताने के लिए, JS राजपूत आते हैं एजुकेशन में बताने के लिए, इससे बड़े लोग हैं नहीं अब इस क्षेत्र में, तो बेहतर आपको मिलेगी जानकारी, गलत जानकारी नहीं मिलेगी, ये सबसे वो है, बड़ा फैक्ट है उसका। ओके, फिर मिलते हैं फिर कभी। ओके, थैंक यू।